हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया में हर साल हजारों मूवीज रिलीज होती हैं, बट उनमें से कुछ ही मूवीज ऐसी होती हैं जो हम देख पाते हैं और उनमें से भी कुछ ही मूवीज हमें जिंदगी भर याद रहती हैं। हमारी आज की मूवी भी इसी याद रखने वाली कैटेगरी में आती है। आई बेट कि ये मूवी आपके दिल को छू लेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है अनब्रोकन। IMDb पर इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल पर इसे 86% यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी को हमारी फेवरेट एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने डायरेक्ट किया है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूवी की शुरुआत 1943 से होती है, जब यूएस और जापान के बीच जंग चल रही थी। यूएस एयरफोर्स जापान के नाउरो आइलैंड पर एक बॉम्बिंग मिशन करती है। इस मिशन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर लुइस ज़ाम्पेरिनी को देखते हैं, जो इस मिशन में एक बम्बार्डियर है। इस मिशन में यूएस एयरफोर्स के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। जिस प्लेन में लुइस होता है उसमें भी कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। वो लोग जंगल में बने हुए एक रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, जबकि उनके प्लेन का एक टायर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी खुशकिस्मती से इन सभी की जान बच जाती है। यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम लुइस को देखते हैं, जो टोरेंस कैलिफोर्निया में रहता है। इटालियन एथनिसिटी की वजह से लुइस के साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे बुली करते थे, वो उसे रोज मारते थे। इसलिए लुइस बाद में एक जगह अकेला बैठकर शराब और सिगरेट पीता था, जिस वजह से उसके घर वाले उससे हमेशा नाराज रहते थे। लुइस का एक बड़ा भाई है जिसका नाम पीटर है। पीटर एक रनर है। एक दिन पीटर देखता है कि लुइस बहुत तेज भाग सकता है, इसलिए वो लुइस को रनिंग के लिए ट्रेनिंग देता है। एक दिन पीटर लुइस से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, तुम्हें वो हौसला है। इसके बाद लुइस बहुत सारी रेसेस में पार्टिसिपेट करता है, जिनमें से वो बहुत सारी रेसेस जीत जाता है। टाइम गुजरने के साथ साथ लुइस बड़ा हो जाता है। वो अभी भी ट्रैक रेसेस में पार्टिसिपेट करता है। बचपन से ही वो रेसेस जीतता आ रहा है, जिस वजह से वो मशहूर हो जाता है। उसे टोरेंस टोर्नेडो का नाम भी दिया जाता है। लुइस 1936 के समर ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करता है। इस ट्रैक रेस को वो जीत नहीं पाता, लेकिन फाइनल लैप में वो एक रिकॉर्ड बनाता है। यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि लुइस अब वापस अपने कैंप में आ चुका है। लुइस को अपने कुछ साथियों के साथ एक रेस्क्यू मिशन दिया जाता है। इसके लिए वो एक पुराने प्लेन में चले जाते हैं, लेकिन बीच समंदर में पहुंचने के बाद उनके प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है, जिस वजह से उनका प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में लुइस और उसके दो साथी बच जाते हैं, जबकि बाकी लोग मारे जाते हैं। उसके दोनों साथियों के नाम फिल और मैक है। इनके प्लेन में इमरजेंसी के लिए इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स होती है। ये तीनों साथी उन दोनों इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स पर आ जाते हैं। अब ये तीनों समंदर में फंस जाते हैं। जितना भी इनसे पॉसिबल हो सकता है उतना खाना ये लोग प्लेन से ले आते हैं और इसके बाद वो प्लेन पानी में डूब जाता है। जितना भी खाना इन्होंने जमा किया था उससे ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते थे, और ऊपर से इनका एक साथी जिसका नाम फिल है, उसके सर में इस क्रैश की वजह से चोट लग जाती है। अब इन्हें समंदर में फंसे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन इनके सर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसे ये लोग देख लेते हैं। ये लोग उस प्लेन को सिग्नल देते हैं और हवा में फ्लेयर्स भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लेन इन्हें नहीं देख पाता। वो सीधे आगे बढ़ जाता है, जिससे ये तीनों साथी निराश हो जाते हैं। अब कुछ दिन और गुजरने के बाद इनका खाना खत्म हो जाता है और ये लोग अब समंदर से मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं और उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। जिस दिन बारिश होती है उस दिन इनके लिए त्योहार होता है, क्योंकि इनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। इनके पास जो कुछ भी मौजूद था उसमें ये लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें समंदर में फंसे हुए 27 दिन बीत जाते हैं। एक दिन इनके सर के ऊपर से जापानीज फाइटर प्लेन गुजरता है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये जापानीज प्लेन है, इसलिए ये लोग हवा में फ्लेयर चलाते हैं। वो जापानीज प्लेन इन्हें देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग अमेरिकन सोल्जर्स हैं, इसीलिए वो इन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ये तीनों पानी में कूद जाते हैं। खुशकिस्मती से इन तीनों की जान बच जाती है, लेकिन गोलियों की वजह से इनकी दोनों राफ्ट्स पंचर हो जाती है। अब ये लोग किसी तरह मैनेज करके उनमें से एक राफ्ट की मरम्मत करते हैं और उसके छेद बंद करते हैं और उसे फिर से फुलाते हैं और उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इन्हें अब समंदर में फंसे हुए बहुत दिन बीत जाते हैं और इनकी हालत खराब हो जाती है। एक दिन इनके एक साथी मैक की डेथ हो जाती है,
ये लोग उसे बांधकर समंदर में डाल देते हैं। इसके बाद फिल और लुई और कुछ दिनों तक समंदर में फंसे रहते हैं। अब इन्हें समंदर में फंसे हुए 47 दिन बीत जाते हैं। ये लोग अब मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। 47वें दिन ही इनके सामने एक जापानीज शिप गुजरता है। वो लोग इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन वो सेलर्स इन्हें बंदी बनाकर एक आइलैंड पर ले आते हैं, जहाँ पर वो फिल और लुई से पूछताछ करते हैं और उनसे उनके फाइटर प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। लुइस उन्हें बताता है कि हम पुराने प्लेन्स उड़ाते हैं और हमें नए फाइटर प्लेन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो जापानीज सोल्जर्स लुइस और फिल को बहुत टॉर्चर करते हैं। वो उन्हें नंगा करके मारते हैं। ये सीन मूवी में बहुत इमोशनल है। इसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके बाद वो सेलर्स उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें जापान भेज देते हैं, जहां पर उनके अलावा और भी कैदी होते हैं। लेकिन वहां आने के बाद फिल और लुइस को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। लुइस को टोक्यो के ओमोरी कैंप में भेजा जाता है। ओमोरी कैंप के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वहाँ पर कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। इस कैंप की देखरेख कॉर्पोरल वाटानाबे करता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। पहली ही मुलाकात में वो लुइस को बहुत मारता है, लेकिन लुइस बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है। कैंप के अंदर वाटानाबे हर रोज लुइस को टॉर्चर करता है। अब लुइस को इस कैंप में कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन इनके कैंप में जापानीज रेडियो से कुछ लोग आते हैं। वो लुइस से कहते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि तुम जंग में मारे गए, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम घर वालों के लिए मैसेज छोड़ सकते हो। लुइस उनके साथ जापानीज रेडियो स्टेशन पर आता है, जहाँ पर वो अपने घर वालों के लिए मैसेज छोड़ता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और जापान की एक कैंप में बंद हूँ। ये मैसेज जैसे ही लुइस के घर वालों तक पहुँचता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग लुइस को एक और मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहते हैं। इस मैसेज में अमेरिका के बारे में अच्छी बातें नहीं लिखी थी, इसीलिए लुइस इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो रेडियो वाले उसे वापस वाटानाबे की उसी कैंप में भेज देते हैं। वाटानाबे को जब ये पता चलता है कि उसने अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा करता है और उन्हें लुइस को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सारे कैदी एक एक करके लुइस को मारते हैं। हालांकि वो लोग ये खुद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो लोग लुइस को नहीं मारेंगे तो वाटानाबे उन्हें मार देगा। अब लुइस को वहाँ पर पूरे 2 साल बीत जाते हैं और वाटानाबे को अब सार्जेंट बनाया जाता है, जिस वजह से वो ओमोरी कैंप से ट्रांसफर होने वाला है। वाटानाबे खुद ये बात लुइस को बताता है और इससे लुइस खुश हो जाता है। इसके बाद वाटानाबे ओमोरी कैंप को छोड़कर चला जाता है। एक दिन अमेरिका फिर से टोक्यो पर बॉम्बिंग करता है और इस बॉम्बिंग में इस जेल का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद ओमोरी कैंप में मौजूद सभी कैदियों को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता है। ट्रांसफर होकर वाटानाबे भी इसी जेल में आया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसे देखकर लुइस बेहोश हो जाता है। फिर से उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। वाटानाबे इस कैंप में भी लुइस से वैसे ही पेश आता है जैसे वो ओमोरी कैंप में आता था। वो यहाँ पर भी लुइस को रोज मारता है। यहाँ पर सभी कैदियों से कोयले को लोड करने का काम कराया जाता है, लेकिन काम करते करते एक बार लुइस रुक जाता है। जिसके बाद वाटानाबे उसे अपने सामने खड़ा करता है और उसे लकड़ी का एक बड़ा लॉग उठाने के लिए कहता है। ये लॉग बहुत भारी होता है, लेकिन लुइस वाटानाबे के डर से उसे उठा लेता है। वाटानाबे अपने साथी से कहता है कि जैसे ही लुइस इस लॉग को गिराएगा वैसे ही इसे गोली मार देना। लेकिन लुइस अपनी पूरी हिम्मत लगाता है। वो उस लॉग को पकड़े रखता है। वो उसे नीचे नहीं गिरने देता। सभी कैदी उसी की तरफ देख रहे थे। हालांकि कोयला उठाते उठाते लुइस बहुत थक चुका था। ऊपर से वाटानाबे उसे रोज टॉर्चर करता था, लेकिन फिर भी लुइस हिम्मत नहीं हारता और उस लॉग को हवा में उठाए रखता है। इससे वाटानाबे को गुस्सा आता है और वो लुइस को बहुत मारता है। वो उसे मार मार के अधमरा कर देता है। इसके बाद वाटानाबे सभी कैदियों को समंदर में नहाने के लिए भेजता है, लेकिन तभी उनके सर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। लेकिन तभी कैदी देखते हैं कि ये एक अमेरिकन प्लेन है, यानी अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया है और अब जंग खत्म हो चुकी है। ये देखकर सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद लुइस वाटानाबे के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे वाटानाबे नहीं मिलता। इससे पहले ही वाटानाबे वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद सभी कैदियों को वापस अमेरिका लाया जाता है। अमेरिका आने के बाद लुइस अपनी अमेरिका की सरजमीन को चूमता है और सालों बाद लुइस अपनी फैमिली से मिलता है। अपनी फैमिली से मिलकर लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है
और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें असली लुइस ज़ाम्पेरिनी की एक तस्वीर दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है कि 1946 में लुइस ने सिंथिया नाम की एक लड़की से शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम उसने ल्यूक रखा और एक बेटी जिसका नाम उसने सिसी रखा। फिल भी लुइस की तरह सरवाइव कर लेता है और आजाद होने के बाद भी वो लोग फ्रेंड्स रहते हैं। वाटानाबी इसके बाद कई सालों तक फरार रहता है, लेकिन आखिरकार उसे यूएस से एमनेस्टी दी जाती है ताकि जापान के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो सकें। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी लुई कहता है कि आगे बढ़ने का रास्ता बदला नहीं बल्कि माफ करना है। कुछ टाइम बाद लुइस जापान जाता है, जहाँ पर वो उसे बंदी बनाने वालों से मिलता है और उनके साथ सुलह करता है। वो वाटानाबी से भी मिलना चाहता था, लेकिन वाटानाबी मिलने से मना कर देता है। और पूरी उम्र गुजारने के बाद लुई को रियलाइज हुआ कि ओलंपिक्स में दौड़ना उसका ड्रीम है और 80 साल की उम्र में उसने फाइनली अपने ड्रीम को कंप्लीट किया और विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर।